प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में मॉडल पेपर, कराची बोर्ड का मॉडल पेपर का सलूशन समझाया था आपको, जिसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था, एमसीक्यूज, और सेक्शन बी, जिसे आप लोग शॉर्ट कहते हैं, उसका 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं इंशाल्लाह आपको मजीद क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। तो आज हमारे मॉडल पेपर का सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट आपसे कह रहे हैं। स्टेट पाउलीज रूल। पाउलीज रूल आपने स्टेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुझे उम्मीद है कि पाउलीज रूल आपको याद होगा। एक लाइन का ही तो रूल है। और बच्चों, पाउलीज रूल हमसे ये कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव same set of 4 quantum numbers in an atom. No two electrons can have same set of 4 quantum number. ओके, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। बच्चों, कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 और एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन, मगर चूंकि ये +2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करने। तो कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन की करनी है? 18। कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, मगर हमें ब्रोमीन नहीं, ब्रोमाइड आइन गिवन है। ब्रोमाइड आइन गिवन है, तो इसका मतलब ब्रोमाइड आइन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कॉन्फ़िगरेशन 35 नहीं 36 की होगी। कैसे होगी? शाबाश, स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 29, कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। और बच्चों, आपको याद होगा, मैंने आपको क्लास में समझाया था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D4 या D9 पर एंड हो रही हो तो उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे? ये जो 4s2 है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन D को दे देते हैं। तो अगर D5 होता तो 5 हो जाता, सॉरी, अगर D4 होता तो D5 हो जाता, D9 है तो D10 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिर आप एक लाइन लिखेंगे, और वो लाइन ये होगी कि बट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, क्योंकि 3d स्टेबल हो गया इसलिए उसको पहले लिख दिया 4s1। और आपका ये क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी का है तो जाहिर है शॉर्ट होगा, और शॉर्ट इतना ही होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें। फाइंड आउट इट बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 3 काम करने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने बनानी है, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करनी है। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और वैसे भी मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तमाम टारगेट पेपर्स में। हेडिंग बनाई आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और बताएंगे कि ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन 5 ऑर्बिटल। 8 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। वो कैसे? वो कैसे बेटा? 1s2, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि ये एनर्जी एक्सिस है। ओके बच्चों, इनर ऑर्बिट ऑर्बिटल डायग्राम में शो नहीं करते। हम स्टार्ट करेंगे 2s2 से। अच्छा, O2 है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का 2s2 और ये दूसरे का 2s2। ओके, अच्छा, जब ये ओवरलैप होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें है और 2 इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि 4 हो गए। 4 में से 2 हमने बॉन्डिंग को दे दिए, यानी सिग्मा 2s। बॉन्डिंग का मतलब सिग्मा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए, सिग्मा स्टार 2s। ओके, याद रखना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2s2 की हमने एनर्जी डायग्राम बना ली। अब बच्चों बाकी जो बचा वो ये बचा, 2px1, सॉरी 2px2, 2py1, 2pz1, एक ऑक्सीजन, और ये दूसरा 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है, तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 हो तो मैंने आपको एक रूल बताया था, 2 रूल बताए थे, 1221, 1212। अच्छा, अब आप बताइए कौन सा रूल अप्लाई होगा। बच्चों ये देखिए, ओवरलैपिंग शुरू हो गई और ओवरलैपिंग के नतीजे में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, तो रूल जो लगने जा रहा है वो 1212। इसका नाम है सिग्मा 2px, और बच्चों 1 के बाद 2, ये है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 3 4, 4 और ये 4, 8। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 एकोमोडेट हो चुके हैं, 2 बाकी बचे। क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। 1 2 तो बन गया, अब 1 2 बाकी है। बच्चों ये रहा, 1 2 तो बन गया, 1221। ये देखिए, इसका नाम है पाई स्टार 2py, और
इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार कहते हैं। और ये रहा 2 के बाद 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए खाली। सिग्मा स्टार 2px। आपने एनर्जी डायग्राम ऐसे करके बनानी है बच्चों। अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? अब डेफिनेटली बॉन्ड ऑर्डर की तरफ जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 electrons are accommodated 8 electrons are accommodated in bonding molecular orbital। 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है बच्चों। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे। अब एंटी बॉन्डिंग देखें, एंटी बॉन्डिंग में 2 ये और 1 और 1 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। अब आप मुझे बताइए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता चलने के बाद बॉन्ड ऑर्डर डिटरमिन करते हैं कैसे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो 8 - 4 का मतलब 4 अपॉन 2 का मतलब 2। पता चल गया कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी ऑक्सीजन जब भी बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड शुड बी एग्जिस्ट इन O2। ओके बेटा, हालांकि इस क्वेश्चन में O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी नहीं है, मगर अगर पूछ लें तो आखिर में बताएंगे। और ये बात मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके लिए भी वही फंडामेंटल रूल अप्लाई होते हैं जो हमने एलिमेंट के लिए किए थे। सिंस, अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें। सिंस there are 2 unpaired electron present in anti-bonding molecular orbital, therefore O2 molecule is paramagnetic in nature। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हो तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी ना हो तो डायामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ऐसे करके लिख देंगे तो बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे मॉडल पेपर के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा और ये क्वेश्चन है भी बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ओके बेटा, मजीद जो मैंने आपको क्लास में करवाए उनकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गिव 2 एप्लीकेशंस। और बच्चों आगे लिखा हुआ है और, इसका मतलब इस क्वेश्चन को करें या इसके अलावा जो इसके बाद दिया हुआ है उसको करना है। तो सबसे पहला काम डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट देना है, और डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट आपने याद कर लिया होगा। क्या? टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इज इक्वल टू द sum of partial pressure of constituent gases in the mixture keeping temperature and volume are constant। स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब आपने क्या करना है? गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। अब आपने इसके बच्चों 2 एप्लीकेशन देने हैं, और ये वाला एप्लीकेशन आपको पता है। जब हम किसी भी गैस को कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हमने,
किसी भी गैस को जब हम कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर, तो उसमें वाटर वेपर्स शामिल हो जाते हैं, यानी गैस और वाटर वेपर्स का मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बनने का मतलब डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा। आप कैलकुलेशन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक डाल्टन्स लॉ अप्लाई ना करें, यानी टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस करते हैं। ये डाल्टन्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है। व्हेन गैस passes through water, it become moist and the total pressure will be equal to the sum of partial pressure of dry gas and water vapor, जिसको एक्वस टेंशन कहते हैं। टोटल प्रेशर दोनों के सम के बराबर है। अब आपको अगर ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने से ड्राई गैस का प्रेशर मिल गया और डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो गया। बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड, आपको ये बात पता है कि ऑल्टीट्यूड बुलंदी, बुलंद मकामात को कहते हैं, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ओके, और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऑल्टीट्यूड के अपोजिट जाएं, यानी सी लेवल से भी नीचे, अर्थ लेवल से भी नीचे, तो ये ऑल्टीट्यूड का अपोजिट हो गया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। नॉर्मली रेस्पायरेशन डिपेंड अपॉन डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड इन द लंग्स, यानी रेस्पायरेशन डिपेंड करती है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये रहा और लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये रहा। एट हायर ऑल्टीट्यूड ड्यू टू लो प्रेशर of oxygen causes problem in the process of respiration। जब हम ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो जो सांस फूल रही होती है, लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, एक्चुअली वो इस वजह से हो रहा होता है। ठीक है। जबकि सी लेवल पर आते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है और लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा और लंग्स का प्रेशर कम होना जरूरी है। प्रेशर से मुराद पार्शियल प्रेशर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसकी तैयारी आप लॉ के साथ करेंगे। और बच्चों, आप अगर अगला आपसे हालांकि 2 एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, तीसरा भी मैं आपको समझा रहा हूं। मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर फॉर डीप सी लेवल। अगर अगर नीचे की तरफ जाएं, सी लेवल से नीचे जाएं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा। बच्चों, अपोजिट ऑल्टीट्यूड डिस्टेंस इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन द सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस एट द डेप्थ 40 मीटर। एट द 40 मीटर प्रेशर इंक्रीजेस टू 5 टाइम्स, प्रेशर 5 गुना बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज प्रेशर ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम रेस्पायरेशन। फिर वही होगा कि ऑक्सीजन का प्रेशर और लंग के प्रेशर में डिफरेंस बहुत हाई हो गया। देयरफॉर डीप सी ड्राइवर यूज द SCUBA सेल्फ कंटेन्ड अंडरग्राउंड ब्रीथिंग apparatus, breathing tank for respiration। SCUBA contain
96% हीलियम एंड 4% ऑक्सीजन। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन का डिफरेंस मेंटेन होगा। बच्चों, अगर तीसरा एप्लीकेशन आप याद करें तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, और जिन लाइनों को अंडरलाइन किया है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? शॉर्ट के लिहाज से ये लॉन्ग हो गया। जब भी मॉडल पेपर बनाने वाले ने 2 एप्लीकेशन पूछे हैं आपसे। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ गिवन गैस। अच्छा, गैस का नाम नहीं बता रहे, आप अपनी मर्जी से XYZ ABC कुछ भी सपोज कर लें, मगर एक इशारा दे रहे हैं, हुज डिफ्यूजन रेट, जिसका डिफ्यूजन रेट 2.8 टाइम द डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। मीथेन के डिफ्यूजन से 2.83 टाइम ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं, मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया 1, तो वो जिसका नाम नहीं ले रहे आप उसका नाम रख दें ए। तो ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना हो गया बच्चों? ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना हो गया? 2.83, और मीथेन का 1। ये बात ओके? मीथेन का मोलर मास सबको पता होगा 16, और अननोन का मोलर मास मालूम करना है। सिंपल सा सलूशन है। क्या करोगे बेटा? लाइटर गैस कौन सी है? ए। जब भी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 2.83 है, तो फॉर्मूला क्या बनाओगे? RA/RCH4 इज इक्वल टू अंडर रूट MCH4 अपॉन अंडर रूट MA। बच्चों, RA की जगह RA, RCH4 की जगह RCH4, MCH4 की जगह MCH4। सॉल्व किया तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया। बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग किया तो आंसर आ गया 1.996 यानी 2। और समझ गए होंगे आप, हाइड्रोजन के अलावा ऐसी कोई गैस नहीं हो सकती जिसका मोलर मास 2 हो। आसान क्वेश्चन था, सेक्शन बी था ये। बच्चों, सेक्शन बी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ लिक्विड क्रिस्टल? गिव 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस। बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल ऐसी क्रिस्टल को कहते हैं, ये टॉपिक हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन liquid and solid is called liquid crystal, okay? Or a substance which flows like a liquid but has molecular arrangement similar to that of crystalline solid is called liquid crystal. तो आपसे पूछा व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, आपने जवाब दे दिया। अब आपको लिक्विड क्रिस्टल की 2 प्रॉपर्टीज देनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल्स आर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक रेंजर in 1888. They have following properties. Number 1, liquid crystal have optical properties like solid but possess anisotropy. ये liquid crystal have optical properties like solid, देखने में बिल्कुल सॉलिड लगता है बट possess anisotropy, इसमें एनिस्ट्रोपी होती है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑर्गेनिक। लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं आमतौर पर ऑर्गेनिक होते हैं, बट समटाइम दे आर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक
and inorganic material. That's it. Liquid crystals are both natural and synthesized LCDs. ये नेचुरल भी होते हैं और इनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो 2 की जगह मैंने आपको 3 इसलिए बताए हैं कि कोई से 2 याद कर लीजिएगा। ऐसा मत करना कि एग्जाम में अगर 2 पूछे तो आप 3 लिख कर आ जाए। और यूजेस तो बेशुमार हैं आपकी अपनी जिंदगी में, आपके अपने घर में इसके यूजेस मौजूद हैं। नंबर 1, लिक्विड क्रिस्टल्स आर कॉमनली यूज इन डेली लाइफ सच एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का मतलब ही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। एज स्क्रीन ऑफ मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स, कंप्यूटर, पीएच मीटर एक्सेट्रा, ये सब एलसीडी हैं। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दे आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर इन थर्मोमीटर। आपको पता है डिजिटल थर्मोमीटर को जबान के नीचे रखने की जरूरत नहीं है, टच किया माथे से रीडिंग आ गई। तो दे आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर इन थर्मोमीटर एंड डिवाइसेस टू मेजर टेम्परेचर। दे आर यूज इन हाइड्रोलिक मशीन ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। बच्चों, हाइड्रोलिक मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी हाई होती है। तो 3 में से कोई सी 2 प्रॉपर्टी और 3 में से कोई से 2 यूजेस आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई मेटालिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड possess लो मेल्टिंग पॉइंट। आपने हेडिंग बनानी है, मेटालिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये जो मेटालिक सॉलिड होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटालिक सॉलिड आर आइडेंटिफाइड बाय देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। ये जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ये अपनी मेलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी से पहचाने जाते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब विच कैन बी ड्राउन इनटू शीट, डक्टाइलिटी विच कैन बी ड्राउन इनटू वायर। ये वायर भी बन जाते हैं और शीट भी बन जाते हैं। ये मेटल की निशानी है, आइडेंटिफिकेशन है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड is due to free movement of delocalized electron in electric field। मेटालिक सॉलिड में delocalized, एक जगह न टिकने वाले इलेक्ट्रॉन, delocalized इलेक्ट्रॉन की फ्री मोशन, फ्री मूवमेंट की वजह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी वजह है। और बच्चों, molecular solid possess low melting point। in molecular solid, intermolecular forces are much weaker than attractive forces found in ionic and covalent solid। ionic और covalent solid में जो attractive forces होती हैं उनके मुकाबले में molecular solid के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मच वीकर होती हैं। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मेल्ट अंडर रिलेटिवली लो टेम्परेचर कंपेयर्ड विद आयोनिक और कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड सर्व एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, जब आप अपने हाथों से ये आंसर लिखेंगे तो जो शॉर्ट की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। ठीक है, ये हमारे सेक्शन बी का 7वां क्वेश्चन था। याद रखिएगा, सेक्शन बी अभी जारी है आपका और ये रहा 8वां क्वेश्चन। बच्चों, सिल्वर सल्फेट इज यूज्ड
फॉर मेडिसिनल पर्पज टू फिल वाउंड। चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जख्म हो जाते हैं, तो उन जख्मों में सिल्वर सल्फेट को भरा जाता है। ओके, अच्छा, एक सॉलेबिलिटी, इसकी सॉलेबिलिटी 25 डिग्री पर 1.43 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट विल बी इट्स केएसपी? बच्चों, आपको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आपको सॉलेबिलिटी गिवन है। चूंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, इसलिए इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अच्छा, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है। बताओ बेटा, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? जिसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना हो उसको आयोनाइज करते हैं। तो सिल्वर सल्फेट आयोनाइज हो गया। अब इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या होगा? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+1 की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट -2। बच्चों, इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब आपको अगर KSP फाइंड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास Ag और सल्फेट ये दोनों मौजूद हों। बच्चों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखें तो सिल्वर सल्फेट का 1 मोल, सिल्वर आयन के 2 मोल, सल्फेट का 1 मोल। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर सल्फेट जितना है, सिल्वर उसका डबल होगा, सल्फेट उतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात हमें लिखकर बतानी है। अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल, यानी 2.86 इंटू 10⁻⁻2, और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन वही जो सिल्वर सल्फेट की सॉलेबिलिटी है। बच्चों, इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो KSP की वैल्यू आ जाएगी 1.17 इंटू 10⁻⁻5। और मोल क्यूब कैसे हो गया? ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो मोल इंटू मोल स्क्वायर, मोल क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इंटू डेसीमीटर 6, डेसीमीटर 9। ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में भी किया था। मैंने उस वक्त भी ताकीद करी थी आपको कि आप इसको बहुत अच्छी तरह करेंगे, और मजीद जो क्वेश्चन हमने सॉलेबिलिटी और सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट के किए थे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट सेक्शन बी, व्हाट इज मेन बाय homogeneous and heterogeneous catalyst? Give one example of each. बच्चों, होमोजीनियस कैटलिस्ट उन कैटलिस्ट को कहते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट वही हो जो रिएक्टेंट की है। अगर वो लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड, अगर वो सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड, अगर वो गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होगा। तो ऑल दोज catalytic reaction in which both catalyst and reactant are in same phase refers as homogeneous catalysis. Homogeneous catalytic reactions are segregated into two classes. बच्चों, homogeneous catalyst
की दो टाइप होती हैं, एसिड बेस कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। एक एग्जाम्पल मांगी थी, आपने दो दे दी। हेट्रोजीनियस उनको कहते हैं जिनमें रिएक्टेंट की फेज और कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट हो, रिएक्टेंट की स्टेट और कैटलिस्ट की स्टेट डिफरेंट हो। ऐसे बच्चों, ऐसे कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं और ऐसी कैटालिसिस को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ कैटालाइटिक प्रोसेस, catalyst exists in different physical state than reactant. These are identified under category of heterogeneous catalyst. For example, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं जब कांटेक्ट मेथड से, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, और इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि सॉलिड है, और रिएक्टेंट दोनों ही गैसेस हैं। इसका मतलब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्लास वर्क जब किया था तो हमने एक एग्जाम्पल हैबर प्रोसेस की भी की थी। आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगती है एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, अमोनिया बनाते हैं जब हैबर प्रोसेस से, तो रिएक्टेंट दोनों गैसेस हैं और प्रोडक्ट आयरन है। डेफिनेटली ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है और कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस है। एक एग्जाम्पल मांगी है, एक काफी है, और वैसे भी शॉर्ट के हिसाब से हमें शॉर्ट ही जवाब देना है। ये रहा, ऐसे करके अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, बच्चों हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो मैं आपको समझा रहा हूं, सेक्शन बी अभी जारी है। सेक्शन बी में 14 क्वेश्चन हैं, 14, 9 करने हैं। 9 हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं एक मर्तबा फिर, कहीं आप थक ना जाएं, बोर ना हो जाएं, मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको फौरन भेज रहा हूँ। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो तीनों एक साथ देख लीजिएगा और पहली फुर्सत में मॉडल पेपर की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना, अपनी पढ़ाई का और अपने पेरेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।